You have to do 4 things, okay? Great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. I will do hard work. do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. नमस्कार, मैं प्रकाश काजलेट रॉयल एकेडमी द्वारा निर्देशित भाग्य विधाता सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। रॉयल एकेडमी पालमपुर में है और ये एकेडमी एक ऐसी सीरीज़ के ऊपर काम कर रही है जिसके कई पहलू होंगे और उसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो असल में सीखने वालों की, छात्र छात्राओं की ज़िंदगी को बदलने कदम रखेगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भी चाहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई सुनता है, देखता है तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में आती है कि जो पर्सन सामने बोल रहे हैं या जो हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनका खुद का अनुभव कितना है। तो इस बारे में हमारी एक पूरी टीम होगी। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रकाश काजलेट है और मैं MSc B.Ed MPhil हूँ और कॉम्पिटिटिव में या फिर लाइफ में ग्रेजुएशन लेवल की या उससे कम जिस भी एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन एक एलिजिबिलिटी होती है, शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जो मैंने खुद क्लियर ना किया हो, चाहे वो HS की परीक्षा हो, अलाइड सर्विसेज हो, IAS की परीक्षा हो या फिर इससे नीचे जो भी सर्विसेज रहती हैं, चयन बोर्ड की परीक्षा हो। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जो ग्रेजुएशन बेस पे हो, टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ करके ग्रेजुएशन बेस पे हो और खुद क्वालिफाई ना किया हो। फिर कुल मिलाकर के बात ये थी कि फिर रिसर्च पेपर के ऊपर काम किया, बहुत सारी चीज़ें की। फिर एक वक्त पे जब बार बार आप किसी जॉब के लिए फाइनलिस्ट होते हैं, आपको कॉल लेटर हाथ में आता है, तो सोसाइटी का, घर वालों का रहता है कि आप जॉब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी ये नौकरी लग रही है, लोगों की एक नौकरी नहीं लगती, आपकी इतनी नौकरी लगी, आप जा क्यों नहीं रहे, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी नौकरी। ये सोसाइटी में एक चीज़ रहती है आज भी या फिर हर कहीं, और बहुत से युवाओं का यही सपना रहता है कि बस सरकारी नौकरी हो और चाहे कुछ भी ना हो, सरकारी नौकरी होगी तो सब हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ अलग चूज़ किया। ये किया कि मुझे लगा कि अगर मान लीजिए इस एक अर्ली एज में अगर आप ऑफिसर बन भी जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि शायद एक आदमी कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा किया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का, काबिल लोगों का एक नेटवर्क हो जो उस बदलाव के लिए काम करे जो हम अपने राज्य में, अपने देश में देखना चाहते हैं। ये बात सही है कि एक अकेला आदमी बदलाव लाए, ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी बदलाव नहीं ला सकता। बहुत सी कहानियाँ हैं इतिहास में, हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ हम देखते हैं कि अकेले अकेले लोगों ने भी बहुत कुछ किया। बट हाँ, अगर आप एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं तो बदलाव लाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसी कड़ी में रॉयल एकेडमी द्वारा निर्देशित सीरीज़ भाग्य विधाता हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो भाग्य विधाता है वो लर्नर खुद है, क्योंकि अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हैं। तो इसमें हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक कोर्स में मेरा विषय था काउंसलिंग साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के जो अलग अलग पहलू हैं वो हमने उसमें सीखे, हमें टीचिंग में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम आपको जो भी गाइडेंस देंगे उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। हम आपको इस सीरीज़ में हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो इंसान है वो सीखता है, उसे कौन सी चीज़ें आसानी से याद होती हैं, कौन सी चीज़ें आसानी से याद नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें इंसान याद करना चाहता है वो याद नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान भूलना चाहता है बट भूला नहीं पाता। मीन टू से इट्स ऑल अबाउट व्हाट ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन है, इट्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर, और इस बायोलॉजिकल कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। लेकिन हाँ, इट्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर, तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हम उसमें साइकोलॉजी के पहलुओं को भी देखेंगे, विज्ञान के पहलुओं को भी देखेंगे कि साइंस क्या कहता है, न्यूरोलॉजी क्या कहती है, हम हर एक चीज़ को देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा इस सीरीज़ को चलाने का जो मकसद है वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना और सही एजुकेट करना। किताबें पढ़ के, किताबें देखकर कोई भी आदमी पढ़ा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से टीचर्स के ज़रिए पढ़ाई की होगी, बहुत से अध्यापक अध्यापिकाओं ने हमें पढ़ाया है, पढ़ाया होगा। सभी का एक अपना अच्छा अनुभव रहता है।
ज़िंदगी के अनुभव सभी के अनमोल होते हैं, सभी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि आज 21वीं सदी में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम शिक्षा के सिर्फ एक पहलू की बात ना करें, उसके अलावा भी जो अन्य पहलू होते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करें। लेकिन हाँ, जब हम किसी एक विषय में एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके हम सभी पहलुओं को एक साथ टच करें। तो उम्मीद करता हूँ हम इसमें सफल होंगे और आप लोगों का सहयोग हमें मिलेगा और एक बदलाव जिसकी हम आशा करते हैं वो आएगा। तो मैं आपको इस कड़ी में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा भी क्या होगा। हाँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज चलने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ जब आप फेस करते हैं तो वहाँ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर मैं सबसे पहले मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ही कोर सब्जेक्ट हैं। वो कोर सब्जेक्ट आप कोई भी एग्ज़ाम कीजिए, वो कोर सब्जेक्ट आपको सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। हाँ, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा, किसी में एक सब्जेक्ट ज़्यादा होगा, किसी में एक सब्जेक्ट कम होगा। हाँ, लेकिन अब अगर हम इसमें भी अगर ध्यान दें, अब जैसे सबसे पहले अगर हम कुछ विषयों की बात करें जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी जॉब में जाने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले रहती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में अंग्रेज़ी, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद आपके लिए चीज़ें रहेंगी मैथमेटिक्स या हिसाब। तीसरी चीज़ रहेगी रीजनिंग। चौथी जो चीज़ है आपके लिए वो रहेगी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आपके वातावरण में, आपकी चीज़ों में क्या हो रहा है, उन चीज़ों का नॉलेज भी होना अनिवार्य है। और इसके अलावा कुछ और भी हल्के फुल्के जो सब्जेक्ट हैं वो हो सकते हैं। लेकिन एक कोर सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन विषयों का आपको एक गहन अध्ययन जो है करना होगा। और उसमें बड़ी बात यह है कि हम सभी पढ़ते हैं, इन विषयों के नाम सभी ने सुने होंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम में जीके आता है, जीके तो मैं खुद ही पढ़ दूंगा, जीके का तो मेरा हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि इंग्लिश पढ़नी होगी आपको, तो अब स्टूडेंट सोचता है मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरे तो सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश में पढ़े हैं, मुझे इंग्लिश की क्या ज़रूरत, वो तो मैं कर लूँगा। जब हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आपके जैसे जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम में इंग्लिश के अंदर जैसे आर्टिकल एक टॉपिक रहता है वो आता है, प्रेपोजिशन एक टॉपिक रहता है वो आता ही है, कंजंक्शन, टेंस की हम बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें मतलब हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो रहते ही रहते हैं। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन की, हर किताब में आपको मिलेंगे और हर स्टूडेंट ने इनके नाम भी सुने होंगे। लेकिन अब बात ये है कि अभी आप ज़रा थोड़ा गौर कीजिए कि मैं कुछ सेंटेंस कहूँगा, आपको क्या करना है कि रियल में अपनी असेसमेंट करनी है कि क्या आपको उसका सही मीनिंग वास्तविक में पता है, सच में पता है। आपको मुझे नहीं बताना है या किसी और को अगल बगल में जो है उन्हें नहीं बताना है, आपको सिर्फ अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इंट्रोस्पेक्शन आपको इस तरह से करनी है कि जो सेंटेंस मैं आपको दूंगा आप लोगों ने सोचना है कि क्या आपको सच में उसका वास्तविक मीनिंग, रियल मीनिंग पता है या आप गेस कर रहे हैं। हाँ, एक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्टूडेंट का माइंड सेटअप होता है, एक टीचर का माइंड सेटअप होता है और एक एग्जामिनर का माइंड सेटअप होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखते होंगे कि जो एग्जामिनर का माइंड सेट होता है वो हमेशा ऊपर रहता है टीचर्स के माइंड सेट से भी। अगर एग्जामिनर का माइंड सेट टीचर के माइंड सेट से ऊपर ना रहे तो ऑब्वियस सी बात है अक्सर लोग पूरे पूरे मार्क्स ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे पूरे मार्क्स ही किसी के आगे। हाँ, होता है बट बहुत कम। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो हमेशा ऊपर ही रहता है और एक स्टूडेंट को तैयार करने में कई टीचर्स अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्या कोलेक्टिवली इन सब टीचर का माइंड सेट किसी एग्जामिनर के माइंड सेट से नीचे रह जाए? ऐसा होता है अक्सर। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें किस चीज़ की ओर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है एक्चुअल लर्निंग के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर नहीं कि मुझे इसकी सेंस अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर लर्नर की जो सेंस है, जो सेंटेंस है, उसकी सेंस अगर उसको जो अच्छी लगती है, अगर वही सही होती तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टूडेंट ही ग्रेट होता, उसको वो सारे एग्ज़ाम, वो उन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका होता जिसमें भी वो बैठता। क्यों? क्योंकि उसकी सेंस तो हमेशा अच्छी होती है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर कई बार ये भी होता है कि ठीक है, हम कहते हैं कि सभी ऐसा बोलते हैं, ये कैसे गलत हो गया, सब ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ अगर एक तरफ जा रही है तो भीड़ सही ही होगी। लेकिन अब एक बात ये है, जो खास चीज़ है वो यही है कि आपको अपने जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही से बिल्ड करने हैं।
और आपको एक्चुअल में अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने अंदर झांकना है कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती है। अगर आपको वो चीज़ सही में आ जाएगी तो आपको कोई भी व्यक्ति उस विषय से संबंधित प्रश्नों में बाहर नहीं कर सकता। अब बड़ी बात है, मैं आपको कह रहा था मैं कुछ सेंटेंस दूंगा तो आप लोग इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा अपनी कि आपको क्या सही में उस चीज़ का मीनिंग पता था। पहला सेंटेंस है द हेडमास्टर एंड टीचर डैश कमिंग, द हेडमास्टर एंड टीचर डैश कमिंग। दूसरा सेंटेंस है द हेडमास्टर एंड द टीचर डैश कमिंग। आपको एक काम करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है डैश, आपको इस प्लेस पे इज एम आर फिल करना है। इज एम आर में से कोई भी एक ऑप्शन, दोनों में अलग अलग फिल करना है। तो मैं पहला सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, द हेडमास्टर एंड टीचर डैश कमिंग, और दूसरा सेंटेंस है द हेडमास्टर एंड द टीचर डैश कमिंग। और अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आप लगा लीजिए जो भी आपको लगाना है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात रहेगी, बहुत से लोग जो पहले वाला सेंटेंस होता है वहाँ पर आर लगाएंगे और जो दूसरे वाला सेंटेंस होगा वहाँ पर इज लगाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, जितनी मैंने अपनी लाइफ में अब तक काउंसलिंग की उसमें अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं यहाँ तक, अक्सर वो यही कहते हैं कि द हेडमास्टर एंड टीचर आर कमिंग, द हेडमास्टर एंड द टीचर इज कमिंग। या फिर कुछ लोग होते हैं दोनों में ही आर लगा देते हैं। लेकिन अब एक बात है कि जो आपका पहला सेंटेंस था द हेडमास्टर एंड टीचर डैश कमिंग में होना था इज कमिंग, और जो दूसरा था द हेडमास्टर एंड द टीचर उसमें होना था आर कमिंग। लेकिन चलिए आर्टिकल लगाया, इज एम आर लगाया, ठीक है, ये बात यहीं पे खत्म हो गई लिखने के केस में। लेकिन अब बात यह है कि इसका मतलब क्या हुआ, सही एक्सप्रेशन क्या हुआ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सही एक्सप्रेशन ये है कि जब आपने कहा कि द हेडमास्टर एंड टीचर इज कमिंग, अब इसका मतलब ये है यहाँ इज इसलिए लगा क्योंकि आर्टिकल यहाँ एक के साथ ही लगा है, वो दो चीज़ें आपकी एंड से जुड़ी हैं। लेकिन जब आर्टिकल पहले वाले के साथ लगता हो और आगे की दो चीज़ें एंड से जुड़ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इसका मतलब था कि एक पर्सन है, वो हेडमास्टर भी है और टीचर भी है, इसलिए वहाँ इज लगा। लेकिन जब आपने कहा द हेडमास्टर एंड द टीचर आर कमिंग, तो इसका मतलब हुआ कि हेडमास्टर कोई और है, टीचर कोई और है और वो दोनों लोग आ रहे हैं, राइट। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने लायक थी। अब चलिए एक और बात करते हैं, एक और सेंटेंस देता हूँ। ये आर्टिकल है, आज शायद हम 4th क्लास में बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रहा, या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पीछे से चलता आ रहा है उसमें कुछ खामियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें इस लेवल का टॉपिक नहीं आता था तो ये एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम इतने आगे कैसे पहुँच गए। हमने BA कर लिया, MA कर लिया, MSc कर ली, MPhil कर लिया, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं। हमने तो सारी चीज़ें अंग्रेजी में ही पढ़ी थी, छोटी है तो 4th क्लास की चीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, शायद ये दायित्व एजुकेशन सिस्टम का ही था कि हमारी इन कमियों को दूर करने के बाद ही हमें आगे भेजें। लेकिन हम अब तो आ गए हैं, हम अब वापस नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जो कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसा कि बिल्कुल इन सेंटेंसेस में था। मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, या डिस्कस करते हैं एक और सेंटेंस को। अब इसमें एक और सेंटेंस है आपके लिए। किसी ने कहा आई एम इन STM ऑफिस, आई एम इन STM ऑफिस, या कहा आई एम एट STM ऑफिस, या फिर इसमें एक और चीज़ कही कि आई एम इन द STM ऑफिस, आई एम इन द STM ऑफिस। तो लेकिन अब एक बात यह है कि अगर आप इन सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो अपनी अपनी जगह तीनों सेंटेंस सही हैं। आई एम एट STM ऑफिस, आई एम इन STM ऑफिस एंड आई एम इन द STM ऑफिस, राइट। अब इनका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इनका असल में मीनिंग क्या हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ और सही हुआ तो क्यों हुआ, राइट। जब किसी आदमी ने कहा कि आई एम एट STM ऑफिस, तो इसका मतलब हुआ कि एक आदमी हो STM ऑफिस में गया है, STM ऑफिस गया है, हो सकता है वहाँ वो किसी से मिलने गया हो या कोई काम करवाने गया हो। लेकिन जब किसी ने कहा कि आई एम इन द STM ऑफिस या फिर आई एम इन STM ऑफिस, तब इसमें एक चीज़ रहती है कि जो आर्टिकल है और जो इन है ये क्या स्पेशलाइज कर रहे हैं, ये स्पेशलाइज कर रहे हैं पावर को। मीन टू से कि जब आपने कहा कि आई एम इन द STM ऑफिस, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो आदमी है वो STM ऑफिस में पावर में है। पावर में मीन टू से कि हो सकता है वो वहाँ नौकरी करता हो, राइट। इसलिए वहाँ पर जो द है वो स्पेसिफाई कर दिया है, राइट।
तो लेकिन जब आपने इन कहा आई एम इन STM ऑफिस तो इसका मतलब भी यही हुआ। लेकिन जब आपने द के साथ इन लगाया तो इसका मतलब है कि आपने इसको और स्पेसिफाई कर दिया कि आप रियल में वहाँ पावर में हैं। तो इस तरह से ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसी और भी बहुत सी बातें होंगी। ये तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की और इसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये क्वेश्चन था कंजंक्शन का, जिसे आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में एक हिस्सा है कंजंक्शन। तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो हम भाग्य अभिधाता सीरीज़ के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। ये हमने सिर्फ एक ही विषय की बात की, अंग्रेज़ी की बात की। इसी तरह से हम इतिहास है, जियोग्राफी है, राजनीतिक विज्ञान है, या जिसमें भारतीय संविधान पढ़ते हैं अक्सर, भारतीय अर्थव्यवस्था है और विश्व अर्थव्यवस्था है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। या फिर वो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हों, बच्चों से संबंधित मुद्दे हों, शिक्षा से संबंधित नीतियाँ हों, या देश विदेश में जो भी चीज़ें आज के दौर में हो रही हैं, या फिर वो आज जिस स्थिति में है उस स्थिति तक कैसे पहुँची, हम उन सभी चीज़ों का एक विश्लेषण करेंगे। और इस कड़ी में किसी भी विषय को देखने के बाद शायद ही आपको किसी अन्य स्रोत को फॉलो करने की ज़रूरत पड़े। और ये जो तैयारी होगी, ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ होगी, इसका एक ही मकसद होगा, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सही ज्ञान पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। और बाकी हम हर कड़ी में आपको कुछ खास चीज़ें बताते रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, जो भी वैज्ञानिक तथ्य होंगे और जो भी मनोवैज्ञानिक तथ्य होंगे, उन तथ्यों के साथ हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।